नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ, और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे सवाल बन रहे हैं, उन सवालों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एकदम सीधा और सटीक सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सवाल है ये वाला, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? एक मैदान है जिसका नाम है छप्पन का मैदान, और ये जो छप्पन का मैदान है ये राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है या कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर बताइएगा भाई। कल्पना गौतम, ललिता रेणीवाल, नितिका गौतम, उमर दराज, फिरोजा। तो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर छप्पन का मैदान है, कौन से भाग में है, बताइएगा। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में एक मैदान है जिसका नाम है छप्पन का मैदान। अब छप्पन के मैदान के बारे में आपको याद रखना है भाई कि ये छप्पन का मैदान क्या है। तो ये देखिएगा, छप्पन का मैदान है ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, और माही नदी के अंदर या माही नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर यह निर्मित है। स्पेशली 2 जिलों में है ये। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बताओ भाई, एक पहाड़ी है जिसका नाम है छप्पन की पहाड़ी, और अगर पूछे छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, तो छप्पन की पहाड़ियां हैं बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? छप्पन की पहाड़ियां अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। तो छप्पन की पहाड़ियां राजस्थान के बाड़मेर जिले में, और छप्पन का मैदान है डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है, ये याद रखना है। तो एकदम इजी सवाल था, एकदम सीधा सवाल था, और ऐसे सवाल अक्सर आपसे क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। एक बार ये भी सवाल पूछा गया था, ये जो छप्पन का मैदान है यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो अमूमन यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है, याद रखना है। कैसी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल आपके सामने है ये वाला। क्या पूछा है सवाल? राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो अपने राजस्थान में एक पोएट्री है जिसका नाम है ब्लू पोएट्री, और ब्लू पोएट्री का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा जयपुर, और चौथा है जैसलमेर। तो आपको बताना है अपने राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। फटाफट आंसर बताइएगा, और एकदम फटाफट आंसर बताना है आपको। पूछा कौन सी पोएट्री है? ब्लू पोएट्री, बताइएगा। सबके आंसर आने चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो अमूमन हर एग्जाम में पूछा गया था, और फेमस क्वेश्चन है ये। बताइए, कल्पना गौतम, उमर दराज, फिरोजा, नितिका शर्मा, कल्पना गौतम। तो इसका राइट आंसर है वो अपने कौन सा पोएट्री है? ब्लू पोएट्री। और ब्लू पोएट्री कहाँ की है भाई? जयपुर में। अब आपको याद रखना कि ये मूल रूप से कहाँ की है, तो ये मूल रूप से तो कहा जाता है कि फारस की है। फारस बोले तो ईरान की। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में जयपुर की है, लेकिन ब्लू पोएट्री में क्या होता है, तो इसमें नीले रंग की प्रधानता होती है, ये भी याद रखना है। नीले रंग की प्रधानता होती है। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, अपने चाय वाय पीते हैं इसके ऊपर, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर क्या की जाती है भाई? चित्रकारी की जाती है, ये आपको याद रखना है, और इसमें नीले रंग का प्रयोग होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसके प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार कौन है, या फिर इसको लाया कौन था। तो इसको लाया कौन था, तो आपको याद रखना है कि इसको लाने वाला जो शासक था वो था मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ये कहाँ से लाए थे, तो ये मानसिंह प्रथम लाए थे लाहौर से। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछा जाएगा इसके बारे में कि बताओ भाई किस शासक का काल है वो ब्लू पोएट्री का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ब्लू पोएट्री का कौन कैसा काल कहलाता है भाई? गोल्डन टाइम, अर्थात स्वर्ण काल कहलाता है। वो किसका काल कहलाता है? अगर ये सवाल आपसे पूछे तो अपने एक शासक थे जयपुर के जिनका नाम था राम सिंह सेकंड, और राम सिंह सेकंड का काल है वो क्या कहलाता है भाई? इस शैली का स्वर्ण काल कहलाता है, ये आपको याद रखना है। फिर एक सवाल जो बेहतरीन सवाल पूछा जाएगा कि भाई बताओ इसके जो कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत का एक बार परीक्षा में पूछा गया था जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भाई सीकर के अंदर। एक गांव है मऊ गांव, तो मऊ गांव के अंदर हुआ था। मऊ गांव कहाँ पर है? सीकर में है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद देखिएगा सवाल और क्या बन सकता है आपके। सवाल ये बन सकता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बीकानेर में कौन सी पोएट्री है, तो बीकानेर में सुनहरी पोएट्री, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि अपने अलवर में कौन सी पोएट्री है,
तो अलवर में है भाई पेपर पोट्री या पेपर पॉटरी, पतले पतले बर्तन बनाए जाते हैं कागज जैसे। और उसके बाद पेपर पोट्री ये वाली पूछ ली। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई ब्लैक पोट्री कहाँ की है, तो अपने राजस्थान में कोटा की क्या है भाई, ब्लैक पोट्री है। ये भी आपको याद रखना है। तो ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री, पेपर पोट्री और गोल्डन पोट्री, ये सारे सवाल आपको याद रखने हैं और स्पेशली इसको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा सवाल मिलेगा आपको, एकदम सीधा और सटीक सवाल मिलने वाला है। देखो सवाल है ये, क्या पूछा है, इनमें से मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है। तो अपने राजस्थान में एक महिला है जिसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सोच के जवाब देना है कि कौन कौन सी सही है इसमें। गौरी बाई, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर अल्लाह जिला बाई। तो सोच के आंसर बताओ भाई, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। विमल परिहार, फटाफट आंसर बता भाई। ललिता रेणीवाल, निखिल दाइमा, बताइए। अच्छा सवाल पूछा है आपसे। मरु कोकिला किसे कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या जवाब दोगे। हाँ, तो मरु कोकिला कहा जाता है, वो कहा जाता है भाई अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अल्लाह जिला बाई को कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, और इनका जो संबंध है वो ये याद रखना। गौरी देवी पाली की है, मांगी बाई कहाँ की है भाई, उदयपुर की, बन्नो बेगम जयपुर की, और अल्लाह जिलाबाई बीकानेर की। और इनका संबंध किस गायन से था, तो आप कहोगे सर ये मांड गायन शैली की कलाकार है। मांड गायन शैली मुख्य रूप से श्रृंगार प्रधान है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सवाल है ये, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो अपने राजस्थान में एक जनजाति है भील जनजाति, और भील जनजाति के लोग होते हैं वो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे से जवाब देने हैं। गौरी, गैर, हाथीमना या फिर नेजा नृत्य। तो कौन सा नृत्य है, फटाफट बताओ भाई। ललिता रेणीवाल, शंभू दयाल, उमर दराज, फिरोजा, विमल परियार। फटाफट आंसर बताओ, भीलों के अवसर पर। हाँ, तो भीलों द्वारा कौन सा विवाह किया जाता है भाई, हाथी मना नृत्य किया जाता है। याद रखना, घुटनों पर बैठ के किया जाता है, हाथ में तलवार लेकर किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो गौरी देवी है, यह गौरी नृत्य 40 दिनों तक चलता है। और उसके बाद ये गैर नृत्य होली पर किया जाता है, और ये नेजा नृत्य भी कब किया जाता है भाई, होली के अवसर पर किया जाता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और ये कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। हालांकि ये चारों नृत्य हैं वो भील जनजाति से सीधे संबंध रखते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला कि राजस्थान के वे संत कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और वहां जाने के बाद दादू दयाल, वहां जाने के बाद रामानंद के शिष्य बन गए। तो इनमें से कौन से राजस्थान के ऐसे संत है जो कहाँ जाते हैं भाई, राजस्थान छोड़कर चले जाते हैं बनारस। कौन गए थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर बताओ। सुमित्रा गिरी, शंभू दयाल, आवाज आ रही है, ठीक है आवाज, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं भाई, बनारस चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं भाई, बनारस। दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ या फिर बनारस जाओ, यानी राजस्थान छोड़कर बनारस जाने वाले संत। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, तो आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपसे। 4 ऑप्शन है आपके सामने और बताना है रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल या फिर संत धन्ना।
और आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, वेरी गुड। हाँ, तो कौन बताएगा भाई? कई लोग बता रहे हैं कि भाई, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? अपने एक संत थे जो बनारस चले जाते हैं और बनारस जाते हैं धन्ना। धन्ना का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था धुवन गांव टोंक में। धुवन गांव कहाँ पर है? धुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता है। पहली बात तो ये याद रखना है, ये पूछा गया सवाल है। इसके अलावा इनके गुरु का नाम आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? सर गुरु थे इनके रामानंद। कौन थे भाई? रामानंद। अब देखो संत धन्ना से रिलेटेड अच्छे अच्छे और भी बेहतरीन तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं। वो क्या बनते हैं वो ध्यान से देखिएगा। पूछा किसके बारे में? संत धन्ना के बारे में। तो ये जगह खाली है तो इस जगह को कवर करते हैं पूरा का पूरा भर के। तो संत धन्ना, पहली बात तो जाट परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो जाट परिवार में इनका जन्म होता है, पहली बात तो ये याद रखना है। सबसे दूसरा इसका इनका महत्वपूर्ण सवाल ये बनेगा कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन है और भक्ति आंदोलन का अगर किसी को प्रवर्तक माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? संत धन्ना को माना जाता है। फिर आपसे ये भी याद रखना है इनके बारे में कि ये जो निर्गुण संत थे, निर्गुण संत का मतलब ये हुआ कि ये लोग ज्यादा वो उसमें नहीं थे, किसमें भाई? सगुण भक्ति में नहीं थे। फिर आपको याद रखना इनकी रचना का नाम आपसे पूछा जाएगा। इनकी रचना क्या है? तो इन्होंने लिखी थी धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती लिखी थी, ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इनके तीन शब्द, इनके जो तीन शब्द है, कितने शब्द? तीन शब्द है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है भाई? लिखे हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे हैं, ये याद रखना है। फिर इनके बारे में दो बातें और याद रखनी है कि इनके जो अनुयायी थे, इनके क्या थे? अनुयायी। और इनके जो अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? सर इनके जो अनुयायी हैं उनको परमहंस मंडली कहा जाता है। परमहंस मंडली पूछा गया है कि किस संत के अनुयायी परमहंस मंडली कहलाते हैं? तो आपको बताना है कि सर दादू दयाल है, जिनके क्या है भाई? अनुयायी है, वो क्या कहलाते हैं? परमहंस मंडली कहलाते हैं। आगे बात करूं इनके बारे में तो आपको ये भी याद रखना है कि इनके खेत, एक बार सवाल भी पूछा गया था। सवाल ये था कि राजस्थान के वो संत जिनके खेत से लोग मिट्टी लेकर जाते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। कहते हैं कि संत धन्ना के खेत की मिट्टी अगर किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति लेके जाता है और अपने खेत में डालता है तो क्या होता है भाई? अच्छी फसल का प्रोडक्शन होता है। फिर देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, और अगला सवाल है ये नेक्स्ट। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, डूंगरपुर, झालावाड़, बांरा या बांसवाड़ा। फटाफट आंसर बताओ भाई। सुनील चौधरी कह रहा है सर नेक्स्ट, अभी आ गया है, नेक्स्ट बताओ। तो अच्छा सवाल है, एकदम सीधा सवाल है, आंसर आपको बताना है। सवाल क्या पूछा है आपसे? सवाल देखिएगा, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को हम लोग कहते हैं? आपको याद होना चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। उमर दराज फिरोजा, नितिका शर्मा, शम्भू दयाल, सुनील चौधरी, उसके बाद नितिका शर्मा, MK मीणा, कल्पना गौतम। तो देखो भाई, अपने राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर के अंदर कहते हैं कि त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का? तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है तीन नदियों का। तीन कौन कौन सी है? तो एक होती है भाई सोम, सोम में आकर मिलती है माही, और माही में आकर मिलती है जाखम। ये तीन नदियां यहाँ आकर मिली। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम वाला, ये कहाँ पर, कौन से गांव में लगता है? तो ये होता है नवा टापरा गांव में। नवा टापरा गांव कहाँ पर है? तो डूंगरपुर में है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है? तो यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम है, इस बेणेश्वर के संस्थापक कौन थे? बेणेश्वर धाम के संस्थापक अगर आपसे पूछे बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत मावजी। संत मावजी का जन्म डूंगरपुर के साबला गांव में हुआ था, और इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था जिनका नाम था चौपड़ा। क्या लिखा था? चौपड़ा। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान का कुंभ। दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं इसे।
आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। किसका मेला? आदिवासियों का सबसे अगर कोई बड़ा मेला लगता है अपने राजस्थान में तो आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ा क्या है भाई? मेला है। अच्छे अच्छे सवाल है जो आपको याद रखने हैं क्योंकि यहीं से आपसे सवाल पूछा जाएगा। स्पेशली आपसे पूछा जाएगा ये मेला कब लगता है, तो ये लगता है भाई माघ महीने की पूर्णिमा को। तो एक महीना आता है माघ और माघ महीने की पूर्णिमा को लगता है, ये भी याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखो। एक एक सवाल को देखोगे इस तरह से अगर आप पढ़ते हो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़िए, चाहे मेरे से पढ़िए, कहीं और टीचर से पढ़िए, या फिर आप जितना हो सके सेल्फ स्टडी करके देखिए। ये जो पैटर्न अगर आप किसी प्रश्न का अपनाओगे और एक एक प्रश्न को खींच खींच कर उस प्रश्न से रिलेटेड कितने सवाल बन चुके हैं वो सवाल अगर खींचना आप प्रारंभ कर दोगे तो अमूमन आपका कोई भी सवाल क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि आज का जो फंडा चल रहा है एग्जाम में तैयारी का, वो फंडा ये चल रहा है कि सवाल के पास में ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है एक उत्सव है जिसका नाम है फूलडोल उत्सव, और फूलडोल उत्सव है वो कौन से संप्रदाय के द्वारा है जो मनाया जाता है? तो फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, रामस्नेही पंथ द्वारा या सतनाम पंथ के द्वारा। सोच के आपको जवाब देना है, अच्छे से आपको इसका क्या देना है? जवाब देना। देखिएगा भाई चार ऑप्शन है, चारों के सामने आपके सामने अच्छे से दिख रहे हैं। तो बताओ, अपने राजस्थान के अंदर एक पंथ है, उस पंथ के बारे में आपको बताना है कि कौन सा पंथ है जो फूलडोल उत्सव मनाता है। अच्छा सवाल पूछा है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है और आपको बताना है। फिर मैं एक एक सवाल का एक ही तरीके से पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा। फिर आप कहोगे सर अच्छा ये वाली बात थी, फिर मैं कहूँगा हाँ ये वाली बात थी। रीट में, सीईटी में, वन रक्षक में, तीनों में ये जो वन रक्षक में ये सवाल पूछे गए हैं इसी संप्रदाय से रिलेटेड। तो आप लोगों ने लगभग ने कहा है कि सर रामस्नेही संप्रदाय। अब देखो वैसे तो रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा के अंदर है, और शाहपुरा के अंदर जो संस्थापक थे उनका नाम था रामचरण जी। रामचरण जी शाहपुरा में, कहाँ पर? शाहपुरा कहाँ पर? भीलवाड़ा में। फिर आपको याद रखना है कि इसका एक और है जो कहाँ पर है? रैण। रैण कहाँ पर है? रैण शाखा नागौर में है, और रैण नागौर के जो प्रवर्तक थे वो थे संत दरियाव जी। और एक शाखा है जो है सिंहतल के अंदर। सिंहतल कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बीकानेर में। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आप कहोगे सर हरिराम दास जी या हरिराम दास जी। एक इसकी शाखा है जो अपने कहा है सिंहतल में है, एक है खेड़ापा के अंदर। और खेड़ापा कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। और सबसे बड़ी बात आपको ये याद रखनी है, इसके प्रवर्तक आपसे पूछे तो आप कहोगे सर रामदास जी थे। कौन थे भाई? रामदास जी थे। आगे बात करता हूं मैं इसी के बारे में। तो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक मैंने आपको बता दिए संत रामचरण जी थे, लेकिन अच्छे अच्छे इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाएगा ये हमेशा गुलाबी कपड़े पहनते हैं, कैसे पहनते हैं भाई? गुलाबी कपड़े पहनते हैं। और उसके बाद याद रखना है इनके बारे में, ये दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं रखते। दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, मूछ भी नहीं रखेंगे और बाल भी नहीं रखेंगे। ये आपको याद रखना है, ये तीनों चीज ये लोग नहीं रखते हैं इस संप्रदाय के लोग। फिर आपको याद रखना है इनके बारे में कि रामचरण जी इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी थे। अक्सर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि रामचरण जी के खुद के गुरु कौन थे? तो रामचरण जी के अगर गुरु आपसे पूछे तो आप कहोगे सर कृपा राम जी थे। और कृपा राम जी थे वो गुदड़ संप्रदाय से थे। कृपा राम जी थे वो कौन से संप्रदाय के थे? तो गुदड़ संप्रदाय के थे, क्योंकि गुदड़ी से बने हुए ये लोग क्या पहनते हैं? वस्त्र पहनते थे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें सर्वाधिक किसका महत्व है? तो सर्वाधिक गुरु का महत्व होता है। और गुरु महत्व के बारे में और गुरु के बारे में बताया जाता है भाई अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको क्या रखना होगा भाई? गुरु का मान रखना होगा, गुरु का सम्मान रखना होगा। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। रामचरण जी के बचपन का नाम अगर आपसे पूछे तो बचपन में इनका क्या नाम था? बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया था। जब ये पूछा गया था तो इनका नाम था भाई रामकिशन। पिताजी का नाम था भक्त राम और माता का नाम था देव जी। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। फिर आगे देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और अगला सवाल है ये, जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो जोधपुर के निकट एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है ओसिया, और ओसिया के जो मंदिर है वो किस वंश की देन है? राठौड़, चौहान, प्रतिहार और परमार।
आपको अच्छे से पता होगा कि जोधपुर पर किसका शासन रहा होगा। बताए गए पूजा योगी, गोविंद डामोर, सुनील चौधरी, गोविंद डामोर। बताओ भाई, कल्पना गौतम, उमर दराज, फिरोजा, सुमित्रा गिरी, सुनील चौधरी, नितिका शर्मा। सवाल अच्छा पूछा है। राजस्थान के प्रमुख मंदिर आप लोगों ने पढ़े हैं, तो आप इसका अच्छे से क्या दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो बताइएगा भाई, मंदिरों से रिलेटेड आपसे सवाल ये पूछा है, तो बताओ जोधपुर जिले के अंदर है। बताओ बताओ बताओ, टाइम तो बिल्कुल खराब करना ही नहीं है। वेरी गुड। फिर मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यहाँ पे क्या क्या है। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने बताया है सी सही है सर, और सुमित्रा गिरी ने ए बताया है, बिल्कुल ए बताया है। तो ए वाला इसलिए गलत है भाई सुमित्रा, कारण क्या है कि जोधपुर पर राठौड़ों से पहले प्रतिहारों का शासन था। किसका था, प्रतिहारों का शासन था, और प्रतिहार शासकों ने ही क्या किया था भाई, प्रतिहार शासक भी नहीं थे, आपको याद रखा होगा, परमार वंश थे। इसका निर्माता कौन था, तो निर्माता था उत्पल देव परमार। निर्माता कौन था, उत्पल देव परमार। ये था, प्रतिहार नहीं था, याद रखना है। जिन लोगों ने सी ऑप्शन ठोका है और जिन लोगों ने ए ऑप्शन ठोका है ना, पक्का उन्होंने गलत भरा है। तो परमार शासक था, परमार राजकुमार था, ये इस मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। अब देखिएगा इसके बारे में और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो ये कौन सी शैली में बने हुए हैं, ये भी पूछा गया है। ओशिया के मंदिर है वो कौन सी शैली में है, तो ये आपको याद रखना है कि महामारू शैली। कौन सी शैली में बने हुए हैं, महामारू शैली में बने हुए हैं। यहाँ पर एक तो हरिहर मंदिर है, और यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पर एक मंदिर है, वो किसका मंदिर है भाई, आपको पता होगा, ओश वालों की कुल देवी है जिनका नाम है सचियाई माता। तो सचियाई माता का भी मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी राजस्थान नहीं, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई जैन मंदिर है, सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, तो आप क्या कहोगे, वो ये वाला मंदिर है, याद रखना है। पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है, वो कहाँ पर है, ओशिया में है, ये भी याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। सवाल क्या है, सवाल है ये कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था। तो राजस्थान के अंदर जो विचारधारा की चित्रकला है उसका आरंभिक केंद्र कौन सा था, बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर। तो विचारधारा की ड्राइंग पूछी है आपसे, आपको बताना है, फटाफट आंसर बताओ भाई, सीधा सवाल है और इसमें वो है ही नहीं। विचारधारा की चित्रकला पूछी है, सोच के जवाब देना है, दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या है इसका, SR सिंगारिया, सुमन अटवाल, फटाफट आंसर बताओ। आप लोगों को पता है कि ये जो सवाल है बेहतरीन सवाल है, और यहाँ से सवाल अक्सर आपके चित्रकला वृत्ति से ये आप लोगों ने पढ़ भी रखी है और आपसे पूछी भी जाती है। तो बताओ भाई कौन बताएगा सबसे पहले, विचारधारा की शैली कहाँ से प्रारंभ होती है। बताओ 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 बताओ, बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर। तो आप लोगों ने कहा है सर एक शैली है जिसका नाम है बूंदी शैली। बहुत बढ़िया आंसर बताया, रेखा बाईशा ने बताया, सुमन अटवाल ने बताया है, गोविंद डामोर ने बताया है, और भी आप लोगों ने बताया कि बूंदी। तो बूंदी चित्रकला से रिलेटेड आपको 3-4 बातें याद रखनी है। बूंदी के एक शासक थे जिनका नाम था रतन सिंह, और कहते हैं कि रतन सिंह की चित्रकला में रुचि थी, और रतन सिंह की चित्रकला में रुचि के कारण कहते हैं, चित्रकला में क्या थी, रुचि, और ये चित्रकला का संरक्षण देते हैं। एक चीज याद रखना कि दो व्यक्ति जिनके गम एक जैसे होते हैं, जिनके दुख एक जैसे होते हैं, वो जीवन में हमेशा और हमेशा और हमेशा के लिए पक्के मित्र होते हैं, ये याद रखना है। आप लोगों को पता है, आप तैयारी कर रहे हो, आप बेरोजगार हो, तो आपका दोस्त है पक्का बेरोजगार मिलेगा आपको, जिसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो। अगर आप एक नंबर के नीले मतलब एकदम क्या बोलते हैं थैलीबाज हो, दारूड़िए हो, या फिर शराब पीने वाले हो, तो शराबी का दोस्त हमेशा क्या मिलता है, शराबी मिलता है। पढ़ने वाले का दोस्त पढ़ने वाला मिलेगा, ड्राइवर का दोस्त ड्राइवर होता है, पुलिस का दोस्त पुलिस होता है, मास्टर का दोस्त मास्टर होता है। तो चित्रकार होता है या चित्रकला को कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि एक चीजों में होती है, वो हमेशा क्या रखता है भाई, हमेशा क्या होता है, हमेशा सेम माइंड अपने जैसा देखता है। तो मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर की चित्रकला में जबरदस्त रुचि थी।
और जहांगीर के समकालीन बूंदी का जो शासक था वो शासक कौन था? रतन सिंह। तो जहांगीर ने इनको उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि? रतन सिंह को बहुत बढ़िया उपाधि दी थी, आपको पता होगा। तो जहांगीर इनको क्या देता है? एक उपाधि देता है, और वो उपाधि कौन सी देता है? ये एक बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल था कि बूंदी के किस शासक को उपाधि दी गई थी चित्रकला में रुचि के कारण? तो वो था अपने कौन? सर बुलंद राय की उपाधि, सर बुलंद राय। और सर बुलंद राय की क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी, ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है, बूंदी चित्र शैली है, इसको पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। किसकी शैली कहा जाता है? पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। और बूंदी के अंदर एक महल है जिसका नाम है कौन सा भाई? बूंदी के अंदर है एक महल जिसका नाम है चित्रशाला, या फिर इसको इसके पास में है रंग महल, जिसको क्या कहा जाता है भाई? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। कौन सा स्वर्ग कहा जाता है? तो याद रखना है कि भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है भाई। आगे बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको याद रखना है बूंदी के बारे में कि बूंदी शैली का स्वर्ण काल आपसे पूछा जाएगा कि बूंदी शैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल है वो महाराव उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह। बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पशु पक्षियों के चित्र चित्रित किए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है ना भाई। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है ये वाला। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध में ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो टोंक में ढूंढाड़ी बोलते हैं, पाली में बागड़ी बोलते हैं, बारा में हाड़ौती बोलते हैं, करौली में मेवाती बोलते हैं। इनमें से कौन सा मिस मैच है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ भाई। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा आंसर बताना है, बता दीजिए भाई। जोधपुर में क्या काफी जिलों में बारिश हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। बताओ इसका राइट आंसर क्या है? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो आप लोगों ने कहा है, अमूमन लोगों ने कहा है कि सर पाली में बागड़ी बोलते हैं। तो इनमें से गलत युग्म को पहचानना है बेटा जी। आप लोगों ने सही युग्म पहचाना है। पूछा क्या है? गलत युग्म। अरे भोले लोगों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है। तुम लोग है जो कभी के लगा रखे हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। अरे पाली में तो बागड़ी बोलते हैं। पाली में तो बागड़ी बोलते हैं। पूछा है आपसे कि इनमें से गलत युग्म को पहचानिए। आप लोग सही युग्म को पहचान दें, और जब आपको कहते हैं कि सही युग्म को पहचानिए उस समय आप गलत रास्ते पे गलत युग्म को पहचान लेते हैं। खैर आपकी इसमें कोई वो है नहीं। आज का जो चारों तरफ का वातावरण ही ऐसा ही है, जिसको सही करने के लिए कहा जाए वो हमेशा गलत देखता है, जिसको गलत देखने के लिए कहा जाए वो सही देखता है। ठीक है। तो ये मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है, मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मेवात क्षेत्र में। बाकी तो सब एकदम सही सेटो सेट है। देखो, टोंक में ढूंढाड़ी बोलते हैं, जयपुर और टोंक की सीमाएं लगती है भाई, है ना। तो ये याद रखना था। बस ऐसे ही गलती होती है, एक एक सवाल जो आपको हजारों की संख्या में पीछे धकेल देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और अगला सवाल ये है, लड़कियों की तरह सॉरी मत बोलिया करो। सर सॉरी क्या होता है? सॉरी से ऐसे करो, भूल हो गई, अब आगे से सुधार करेंगे। हाँ, गौतमेश्वर धाम किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बताइएगा भाई। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा सवाल पूछा है। गौतमेश्वर धाम है किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर या बूंदी? बताओ। अरे यार, देखो देखो देखो, एक है बागड़ी और एक है वागड़ी।
तो बागड़ी तो पाली वाली, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा। अरे बांगर क्षेत्र अलग है, बागड़ क्षेत्र अलग है यार, क्या बांगर और बांगर में अलग है। हाँ, दोनों में फर्क ध्यान रखना। हाँ तो बताओ भाई, आवाज तो पूरी पूरी आ रही है, देखो आ रही है ना, हाथ खड़ा कर दो। आ रही है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। बताओ, मीरा बाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में करने वाला कौन था? राना बाई, रत्ना खाती, दया बाई या सहजो बाई? सोच के जवाब देना है। अपने वो भागादौड़ी वाली बात नहीं है। महिलाओं का नाम पूछा है, महिलाओं में भी किसका नाम पूछा है भाई? मीरा बाई का नाम पूछा है। अब मीरा बाई को तो आप लोग जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, तो फटाफट क्या बताओ भाई, आंसर बताओ, क्या राइट आंसर है? वेरी गुड। कौन? अब भी आप लोगों के गलत आ रहे हैं, तब भी गलत आ रहे हैं, पता ही नहीं है। अरे देखो भाई, मीराबाई के ने कहा था रत्ना खाती को कि भाई लिखो नरसी जीरो मायरो, इन्होंने लिखा था। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन में इनको कहा जाता पेमल। बचपन में इनको क्या कहा जाता था? पेमल। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था क्या भाई? रैदास। फिर इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुड़की के अंदर। एक बार ये भी सवाल गजब का पूछा था कि मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ, तो बताओ वर्तमान में कुड़की किस जिले में है? तो कुड़की वर्तमान में किस जिले में है भाई? कुड़की पाली जिले में है, लेकिन उस समय मेड़ता रियासत में आता था। इनके पति का नाम था कौन से राज? भोजराज। और इनके ससुर कौन थे? तो इनके ससुर का नाम था शांगा, बिल्कुल शांगा, महाराणा शांगा। और इनके दादा का क्या नाम था? तो इनके दादा का नाम आपको याद रखना है कि थे राव दूधा, जो मेड़ता के शासक थे। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम था भाई रतन सिंह राठौड़, रतन सिंह राठौड़। और ये भी याद रखना है मीराबाई के बारे में कि मीराबाई थी, इनका अंतिम जीवन कहाँ पर बीता था? तो इन्होंने अंतिम जीवन बिताया था डाकोर के अंदर। कहाँ पर? डाकोर। और डाकोर कहाँ पर है? डाकोर गुजरात के अंदर है। वहां पर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है भाई कि राइट आंसर इसका सबसे अच्छा सवाल है ये वाला कि मीराबाई